Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 32 of MTH 426 Introduction to Mayer Theory. Dear students, last lecture में हमने देखा था कि हमने Mayer Theory का कोर्स कंप्लीट कर लिया था, जितने कंटेंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं. आज के लेक्चर में हम रिव्यू करेंगे, शॉर्ट रिव्यू ऑल कोर्स का, कि जो कुछ हमने पढ़ा है इस कोर्स में. देखिए, मेयर थ्योरी सब्जेक्ट बेसिकली डील करता है मेजरमेंट्स को. जैसे मैंने बताया था स्टार्ट के लेक्चर में कि मेयर ऑफ ए ट्राइंगल इट्स एरिया होती है, मेयर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ है, मेयर ऑफ ए क्यूबाइड लें तो वो उसका वॉल्यूम है. तो बेसिकली ये प्लेन फिगर या स्पेस बॉडीज जो हैं, इनकी मेजरमेंट्स के आइडिया को जनरलाइज किया जाता है कि किसी भी सेट की मेयर हम कैसे फाइंड करते हैं. थ्रू आउट इस कोर्स में हमने फोकस किया सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट्स को, कि उसके डिफरेंट टाइप्स के अगर सबसेट लें तो वो कैसे मेजरेबल होते हैं. मेयर थ्योरी की इम्पॉर्टेंस या एप्लीकेशन जो हैं ये इकोनॉमिक्स के अंदर मिलती हैं, कि वहाँ पे जो प्राइस फंक्शंस हैं वो बेसिकली आपके पास सिंपल फंक्शंस बनते हैं, वहाँ पे उनकी एप्लीकेशंस आती हैं. इसी तरह मेयर थ्योरी की एप्लीकेशन क्वांटम मैकेनिक्स में है, क्वांटम फिजिक्स में है. मेयर थ्योरी की एप्लीकेशन बिजनेस मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा है. मेयर थ्योरी की एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक मेयर बनती है. तो ये तो कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस थी. जैसे कि हम जानते हैं कि हमने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने इंटायर कोर्स को 2 पार्ट्स में पढ़ा. सबसे पहले हमने सेट थ्योरी और उसके रिलेटेड टॉपिक्स देखे, और सेट थ्योरी के बाद हमने मेयर ऑफ ए सेट को डिफाइन किया और मेयर लेबेग मेयर जो है इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडी की. आज के लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. लास्ट 31 लेक्चर्स में जो कुछ हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके रिकॉल करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट के लेक्चर में इनफैक्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में सेट को डिफाइन किया था. तो सेट मैंने बताया है कि कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होती है. इनफैक्ट सेट्स की एग्जांपल में जो फर्स्ट एग्जांपल आप नोट करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहां इसके एलिमेंट्स नंबर्स हैं, ये कलेक्शन है नंबर्स की. ये नंबर बेसिकली डिस्टिंक्ट हैं सारे, और ये वेल डिफाइंड क्या है, मैंने बताया था कि वेल डिफाइंड किसी भी सेट में वो प्रॉपर्टी होती है कि जिस प्रॉपर्टी की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि आया कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल 99 बिलोंग्स टू n और नॉट, बिकॉज n के सारे एलिमेंट्स हमने डिस्प्ले नहीं किए हुए, तो 99 बिलोंग्स टू n बिकॉज 99 इज ए नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर होना इस सेट की वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है. इसके बाद नेचुरल नंबर से बिगर सेट आप देखें, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर से बिगर ले लें सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर से बिगर रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर से बिगर रियल नंबर. तो ये सेट ऑफ रियल नंबर और उसके कुछ इनफाइनाइट सेट मैंने डिस्कस किए हैं. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप n इंटरसेक्शन q देखें, तो n इंटरसेक्शन q यहाँ पे n के इक्वल आता है, एंड n यूनियन q जो है ये q के इक्वल है. तो आप किसी भी सेट की उसके सबसेट के साथ यूनियन लें तो आंसर सुपरसेट आता है, और इंटरसेक्शन लें तो आंसर सबसेट आता है. अब सेट्स की हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट. अब सेट्स से रिलेटेड जो थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कि सेट को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर आप सेट के एलिमेंट्स मेंशन करते हैं तो इस रिप्रेजेंटेशन को हमने टेबुलर फॉर्म कहा था सेट की. और इसी तरह अगर आप x such that x satisfies certain property, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म कहा था.
तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 वेज थे, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इनफैक्ट जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो इसको आप कह सकते हैं दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई। इसी तरह एक्स साइज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। एंड 1 2 3 इस सेट की टेबुलर फॉर्म आ गई। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि क्या हम हर सेट को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर देखें तो इसकी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आप नहीं दे सकते, इसलिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं डायग्राम्स में वो वेन आइलर डायग्राम्स थी। वेन आइलर डायग्राम एक सिंपल वे है सेट्स को डिस्क्राइब करने का। अ सिंपल एंड इंस्ट्रक्टिव वे ऑफ इलिस्ट्रेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स is in the use of so-called Venn Euler diagrams. Here we present a set by plane area. Venn Euler diagram में हम sets को represent करते हैं plane area से। For example, अब ये जो situation है ये से A set है, ये B set है, तो ये A सबसेट ऑफ B को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन यहाँ में इसे A कहूँ ये B, तो ये A सबसेट ऑफ B हो गया। इसी तरह अगर ये सेट A है ये B है तो ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ये कॉमन पोर्शन आ गया इसमें। और ये A सेट है ये से B सेट है तो ये नॉन ओवरलैपिंग सेट्स को रिप्रेजेंट। तो आपको कोई भी सेट दिए जाए आप उनकी वेन आइलर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल X में ले लेता हूँ एक यूनिवर्सल सेट। रिकॉल दैट मैंने बताया था कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो अंडर कंसिडरेशन तमाम सेट्स को कंटेन करे। से A इज इक्वल टू 1 2 है और B इक्वल है 2 3 5। तो अब वेन आइलर डायग्राम बनाएं A और B की, तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया से X, और A इसका सबसेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 हैं और B के एलिमेंट हैं 3 4 5। तो B से ये सेट है जिसमें एलिमेंट 2 3 और 5 है। तो ये इसकी वेन आइलर डायग्राम आ गई। तो सेट्स को डिस्क्राइब करने का पहला मेथड मैंने बताया ज्योमेट्रिकली जो है वो वेन आइलर डायग्राम है। और वेन आइलर डायग्राम में हम सेट्स को प्लेन एरियाज से रिप्रेजेंट करते हैं। यूजली ये प्लेन एरियाज हम रेक्टेंगल या सर्कल ले लेते हैं। अब सेट्स को डिस्क्राइब करने का जो दूसरा मेथड हमने पढ़ा था वो था लाइन डायग्राम। Another useful and instructive way of illustrating the relationship between sets is in the use of so-called line diagrams. If A is a subset of B, then we write B on a higher level. तो हम अगर इस डायग्राम में इस तरह लिखेंगे तो B हमने हायर लेवल पे लिखा है और A को लोअर लेवल पे, तो ये बेसिकली A सबसेट ऑफ B की लाइन डायग्राम है। यानी लाइन डायग्राम में B को हम हायर लेवल पे लिखेंगे अगर B सुपर सेट है A का। फॉर एग्जांपल से ये एक मैं लाइन डायग्राम दे रहा हूं, आप इसकी पॉसिबल वेन आइलर डायग्राम बताएं। तो नोट करें कि सबसे पहले से A सेट है, सुपर सेट है, हायर लेवल पे है, इसका सबसेट B है। अब B के सबसेट C और D है। अब C और D में कोई रिलेशन नहीं दिया गया कि C D का सबसेट है, ये ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग है। सो एक पॉसिबल वेन आइलर डायग्राम इसकी ये बनती है कि आप ये सेट C ले लें, ये D ले लें। ये लाइन डायग्राम को वेन आइलर डायग्राम में हमने एक्सप्रेस किया है। इसी तरह सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि A हायर लेवल पे है, B इसका सबसेट है। अब B के सबसेट C और D हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हों। सो ये पॉसिबल वेन डायग्राम्स थी।
अब नोट करें कि अगर वेन डायग्राम को देखकर दोबारा आपने लाइन डायग्राम बनानी हो तो से ए सुपर सेट है बी का, तो ए को हायर लेवल पे रखेंगे। अब बी के सब सेट्स हैं सी और डी, तो बी का सबसेट सी यानी बी को हायर लेवल रखेंगे और इसी तरह डी से हायर लेवल पे बी को भी रखेंगे। तो ये इसकी लाइन डायग्राम आ गई। तो आप वेन डायग्राम से लाइन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और लाइन डायग्राम से वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन थी, सपोज दैट टू ईच एलिमेंट इन ए सेट ए देयर इज असाइंड बाय सम मैनर और द अदर अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, वी कॉल सच असाइनमेंट ए फंक्शन। इफ वी लेट f denotes these assignments then we write f is a function from a to b। इनफैक्ट फंक्शन में ये होता है कि आप ए सेट के हर एलिमेंट को बी के एक एलिमेंट से लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह है कि ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से लिंक है। तो ये पॉसिबिलिटी है फंक्शन में कि ए के डिफरेंट एलिमेंट्स बी के एक सिंगल एलिमेंट से लिंक हो जाएं। डियर स्टूडेंट्स, नोट दैट यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन एफ हमने ए ले लिया और रेंज ऑफ एफ जो है ये सबसेट ऑफ बी होती है। अब फंक्शंस को जब हमने क्लासिफाई किया था तो हमने 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शंस डिफाइन किए थे। 1-1 फंक्शंस, 1-1 फंक्शन में ये होता है कि हम रेंज के हर एलिमेंट और डोमेन के एलिमेंट में 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन f11 है। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन था जिसमें रेंज सेकंड सेट के इक्वल हो जाए। फॉर एग्जांपल ये एक g फंक्शन है, तो यहां पे आप नोट करें कि रेंज ऑफ g ये मैंने ले लिया ए बी सी विच इज इक्वल टू सेट बी, तो ये एक ऑन टू फंक्शन है। अब ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो बेसिकली ये फंक्शन एक ऐसा है जो 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब डिफरेंट ग्राफ्स दिए जाए तो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ्स में से आप कैसे चेक करेंगे कि ग्राफ 1-1 फंक्शन का है या 1-1 फंक्शन का नहीं है। तो से ये एक रिलेशन का ग्राफ है, तो सबसे पहले ये चेक करना कि आया ये ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप ग्राफ के हर पॉइंट्स पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें। अगर ये सारी वर्टिकल लाइंस इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करें तो ये फंक्शन का ग्राफ होता है। इसी तरह आप देखो कि ये ग्राफ, तो इसमें वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट पे कट कर गई, तो ये नॉट ए फंक्शन का ग्राफ है। तो इसी तरह आप नोट करो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये हमने देखना है फंक्शन है या नहीं है। तो आप ग्राफ के हर पॉइंट पे वर्टिकल लाइन प्लॉट करें। ये सारी लाइंस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, सो ये फंक्शन का ग्राफ है। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट जो था ये चेक करने के लिए यूज होता है कि कोई भी जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। इसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखा था। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बेसिकली यूज होता है टू चेक 1-1। जैसे ये एक फंक्शन है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें। ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करती हुई जा रही हैं, सो दिस इज ए 1-1 फंक्शन। और इसी तरह आप नोट करो कि ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने फंक्शन देखा, तो क्या ये फंक्शन 1-1 है या नहीं है। तो आप इस पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, इसने 2 पॉइंट को टच कर दिया है, सो फंक्शन बट नॉट 1-1। अब क्या हर ऑन टू फंक्शन 1-1 होता है? आंसर इज नॉट, बिकॉज A 1 2 3 ले लें, B में एक सिंगलटन सेट A ले लें और सारे पॉइंट्स
ए पे मैप कर दें, तो आपने देखा कि ये फंक्शन ऑन टू तो है बट नॉट 1 1, ऑन टू बट नॉट 1 1। और इसी तरह ये वाला फंक्शन नोट करें कि ये फंक्शन 1 1 है बट ये ऑन टू नहीं है। सो अगर एक फंक्शन ऑन टू है तो नॉट नेसेसरली कि वो 1 1 हो, अगर 1 1 है तो जरूरी नहीं वो ऑन टू हो। और ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी होंगे ऑन टू भी होंगे उनको हम बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। इनफैक्ट सेट थ्योरी में आपने देखा होगा कि थ्रू आउट हमने फोकस किया है बाइजेक्शंस को, इसलिए यहाँ पे मैं फिर एम्फसाइज कर रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप्स के जब फंक्शंस दिए जाएं तो आप क्रिटिकली इस पोजीशन में हूँ कि चेक कर सकें कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। अब 1 1 प्रूव करने का जो मैथमेटिकल टूल था हमारे पास वो ये था कि इमेजेस इक्वल लें और यहां से प्रूव हो जाए प्री इमेजेस भी इक्वल हुए, तो देन एफ इज 1 1। और 1 1 की एक अल्टरनेट डेफिनेशन थी, कंट्रापोजिटिव डेफिनेशन थी कि लेट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई लें और यहां से प्रूव हो जाए एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो दिस इंप्लाइज एफ इज 1 1। और ऑन टू के लिए आप ये शो करोगे कि बी के हर पॉइंट का एक प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, दैट इज रेंज जो है वो इंटायरली सेकंड सेट के इक्वल है, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ये जो कंट्रापोजिटिव डेफिनेशन हमने 1 1 की देखी, इस कंट्रापोजिटिव डेफिनेशंस की एप्लीकेशंस आपने नोट की होंगी कि जब मैं सेट थ्योरी पढ़ा रहा था तो बाज़ जगह पे आप इस प्लेन डेफिनेशन से 1 1 नहीं शो कर सकते। सो हमें कंट्रापोजिटिव डेफिनेशंस की जरूरत पड़ती है। तो इनफैक्ट कंट्रापोजिटिव डेफिनेशन यूजुअली हमने यूज की थी जहां पे हम इनिशियल सेगमेंट्स वगैरह स्टडी कर रहे थे, वहां पे हमने कंट्रापोजिटिव डेफिनेशन ऑफ 1 1 से 1 1 शो किया। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा सम टाइम आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स की जब मैपिंग्स दी जाए तो हम पहले चेक करते हैं कि ये मैपिंग्स वेल डिफाइंड है या नहीं। अब वेल डिफाइंड का क्राइटेरिया ये होता है कि आप प्री इमेजेस इक्वल लें और शो कर दें कि इमेजेस भी इक्वल है, दैट इज डिस्टेंट पॉइंट्स हैव डिस्टेंट इमेजेस। आप 1 1 और वेल डिफाइंड की डेफिनेशन को कंपेयर करो तो बज़ाहिर ये लगता है कि दोनों एक जैसी हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1 1 में हम इमेजेस इक्वल लेकर प्री इमेजेस को इक्वल शो कर रहे हैं और यहाँ पे वेल डिफाइंड में प्री इमेजेस को इक्वल लेकर इमेजेस को इक्वल शो कर रहे हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जिस तरह अलजेब्रा के पेपर में आपने देखा होगा कि समटाइम्स हम फंक्शंस को वेल डिफाइंड चेक करते हैं, समटाइम चेक नहीं करते। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि किस टाइप के फंक्शंस हैं जिन्हें वेल डिफाइंड चेक करना है, किस टाइप के फंक्शंस हैं जहाँ नहीं चेक करते। तो वेल डिफाइंड आपने इनफैक्ट हर फंक्शन को चेक करना है। जो भी फंक्शन डिफाइंड है ऑफ कोर्स पहले आपने उसे वेल डिफाइंड प्रूव करना है। अब अलजेब्रा में हम कुछ फंक्शंस को वेल डिफाइंड करते हैं, कुछ को चेक नहीं करते। तो यूजुअली हम ये करते हैं कि जहां भी फंक्शन सेट्स को पॉइंट्स पे मैप कर रहा हो, पॉइंट्स को सेट्स पे मैप कर रहे हूं, सेट को सेट पे मैप कर रहे हूं, पॉइंट्स को फंक्शंस पे मैप कर रहे हूं, फंक्शंस को पॉइंट्स पे मैप कर रहे हूं, वहां मस्ट चेक कर लें कि वो फंक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। अदरवाइज जो भी फंक्शन आप डिफाइन करें आप इस डेफिनेशन के थ्रू जरूर चेक करें कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं। अब इस डेफिनेशन को देखकर अब खुद से आप डिसाइड करो कि वेल डिफाइंड की कंट्रापोजिटिव फॉर्म क्या बनेगी। आई होप यहां तक आपको फंक्शन और इसकी क्लासिफिकेशंस का आइडिया हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस के बाद हमने रिलेशंस को डिफाइन किया था। अ रिलेशन आर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: अ सेट ए, अ सेट बी, एन ओपन सेंटेंस पी एक्स वाई इन विच पी ए बी इज ट्रू आर फॉल्स। इनफैक्ट ये जो ओपन सेंटेंस था पी एक्स वाई, फॉर एग्जाम्पल ए सेट में ले लेता हूं 1 2 3 4
और बी सेट ले लेता हूं से 3, 6 एंड 7 और स्टेटमेंट डिफाइन कर देता हूं पी एक्स वाई इज एक्स डिवाइड्स वाई। तो आप नोट करें कि पी ऑफ 2, 4 ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब सेंटेंस ये है कि पी एक्स वाई इज एक्स डिवाइड्स वाई, तो अब 2 डिवाइड्स 4 है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहां पे ये एज ए ट्रीट हो रहा है, ये एज ए बी। तो आपको एक ओपन सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपने डिसाइड करना है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इनपुट दें तो आउटपुट एक ट्रू स्टेटमेंट मिलेगी या फॉल्स मिलेगी। इसी तरह आप पी ऑफ 2, 7 देखें तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज 2 डज नॉट डिवाइड्स 7। तो रिलेशन हमारे पास आर एक सेट ए, एक सेट बी और एक ओपन सेंटेंस पी एक्स वाई से डिफाइंड होता है। और इसको यूजुअली हम लिखते इस तरह है कि आर इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी और पी ए बी इज आइदर ट्रू और फॉल्स। If PAB is true, we write A is related to B, and if PAB is false, then we write A is not related to B. अब dear students, relations की different examples वहाँ मैंने in detail discuss की थी, जैसे लेस का साइन, ग्रेटर का साइन, इक्वल का साइन अगर सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन कर लें तो दीज आर रिलेशन। और इस फर्स्ट रिलेशन में आप देखो तो 2 इज रिलेटेड टू 3 बिकॉज 2 इज लेस देन 3। इसी तरह 2 और 2 को देखो तो 2 इज नॉट रिलेटेड टू 2 बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन 2। तो इस तरह आपको कोई भी ओपन सेंटेंस दिया जाए तो आप उसमें 2 डिफरेंट रियल नंबर्स को डिसाइड कर सकते हो कि वो रिलेटेड होंगे या नॉट रिलेटेड होंगे। अब रिलेशंस की जब हमने डिफरेंट टाइप्स देखी थी उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये थी कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए इज रिलेटेड टू ए। हर एलिमेंट अगर इटसेल्फ रिलेट हो तो फिर रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब सिमेट्रिक रिलेशन ये था कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए। और ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू बी and B is related to C, then A is related to C। तो एग्जांपल्स इसकी एक दो रिकॉल करते हैं हम। से A सेट में ले रहा हूं सेट ऑफ रियल नंबर और इस पे X रिलेटेड टू Y if and only if X is less than Y। ये रिलेशन मैंने डिफाइन कर लिया। अब चेक करें कि दिस रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1, क्योंकि रिलेशन हमने लेस से डिफाइन किया है। सो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरह क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है बिकॉज 1 रिलेटेड टू 2 है बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1 है। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। अब इस रिलेशन को चेक करें कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो अगर हम x रिलेटेड टू y लें एंड y रिलेटेड टू z लें तो इट मीन x इज लेस देन y है एंड y इज लेस देन z है। दिस इंप्लाइज x इज लेस देन z, दैट इज x इज रिलेटेड टू z हो गया। सो
लेस का रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव है। इसी तरह इक्वालिटी रिलेशन को देखें तो इक्वालिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बिकॉज हर रियल नंबर अपने इक्वल है। ये सिमेट्रिक भी है बिकॉज अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल है। और ये ट्रांजिटिव भी है बिकॉज ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी लें तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू सी। सो इक्वालिटी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इसी तरह अगर मैं ए सेट ले लूं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन यूक्लिडियन प्लेन, और रिलेशन डिफाइन करूं कि ट्राइंगल x इज रिलेटेड टू ट्राइंगल y इफ x ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल y, तो ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है बिकॉज हर ट्राइंगल अपने सिमिलर है। और अगर x ट्राइंगल y ट्राइंगल के सिमिलर हो तो y भी x के सिमिलर होती है। और अगर x ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल y एंड y ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल z है तो x ट्राइंगल भी सिमिलर टू ट्राइंगल z होती है। सो दिस सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल रिलेशन जो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ले लें तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट वहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि ए अगर मैं सेट ले लेता हूं से 0 1 और इस पे रिलेशन डिफाइन करता हूं कि x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x माइनस y इज ए रेशनल नंबर, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर नंबर को उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर रेशनल आता है। ये रिफ्लेक्सिव हो गया रिलेशन। ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है बिकॉज x रिलेटेड टू y मीन x माइनस y इज रेशनल। नो y माइनस x को आप लिख सकते हैं माइनस टाइम x माइनस y एंड नेगेटिव ऑफ ए रेशनल नंबर रेशनल होता है। सो y माइनस x इज रेशनल, दिस इंप्लाइज y इज रिलेटेड टू x। और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है बिकॉज x माइनस z को आप लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस z, तो ये रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। सो ये सेट जो है ये अंडर दिस रिलेशन दैट इज डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज रेशनल, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। डियर स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस रिलेशंस की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी कि इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड हो उस सेट की पार्टीशनिंग कर देता है और पार्टीशन से हमें डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस मिलती हैं सच दैट कि सेम प्रॉपर्टी रखने वाले टू एलिमेंट्स एक ही क्लास से बिलोंग कर जाते हैं। अब इस इक्विवेलेंस रिलेशन की इंपॉर्टेंस आपने देखी होगी कि जब हमने नॉन मेजरेबल सेट्स कंस्ट्रक्ट किए थे तो वहां पे हमने इक्विवेलेंस रिलेशंस के थ्रू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई थी जिससे नॉन मेजरेबल सेट्स की एग्जिस्टेंस प्रूव हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, रिलेशंस के बाद हमने टॉपिक डिस्कस किया था इक्विवेलेंट सेट्स का। यहां पे हमने कहा था कि टू सेट्स A एंड B आर इक्विवेलेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव मैपिंग F फ्रॉम A टू B। तो जब भी दो सेट्स के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिल जाए तो हम कहते हैं बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। एग्जाम्पल जैसे ये देखें, A में अगर 1 2 3 एलिमेंट लें, B में ABC एलिमेंट लें तो देन A इज इक्विवेलेंट टू B बिकॉज ये अगर मैपिंग में डिफाइन कर लेता हूं कि 1 को A, 2 को B, 3 को C पे मैप कर लें तो ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। सो बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट। अब फाइनाइट सेट के बारे में मैंने जनरल क्राइटेरिया आपको बताया था कि इफ ऑर्डर ऑफ x इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ y वेयर x एंड y आर फाइनाइट सेट then x is not equivalent to y, and if order of x is equal to order of y then x is equivalent to y। तो फाइनाइट सेट्स में जब भी ऑर्डर सेम हो मस्ट एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिलती है
और अगर ऑर्डर सेम ना हो तो कोई बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं मिलता। तो ऑल फाइनाइट सेट्स जो हैं उनको आपने करेक्टराइज कर दिया कि वो इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे। अब इक्विवेलेंट और इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने इनफाइनाइट सेट्स डिफाइन किए थे कि ऐसा सेट जो अपने किसी प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो वो इनफाइनाइट सेट होता है। आपको याद होगा मैंने प्रूव किया था कि सेट ऑफ रियल नंबर इज इनफाइनाइट बिकॉज ये अपने एक प्रॉपर सबसेट -π/2 to π/2 के इक्विवेलेंट है अंडर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू टेंजेंट x। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। ये बाइजेक्टिव होने की वजह से सेट ऑफ रियल नंबर अपने एक प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट आ गया। सो सेट ऑफ रियल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। इसी तरह आपने देखा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि आप ये शो करें कि सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट है तो सेट ऑफ इंटीजर का प्रॉपर सबसेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और हमने f फ्रॉम n to z डिफाइन किया था कि f of n इज इक्वल टू n/2 if n is even and -n + 1/2 if n is odd। तो आपने देखा था कि ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट आ गया अपने एक प्रॉपर सबसेट के। सो सेट ऑफ इंटीजर इक्विवेलेंट आ गया अपने एक प्रॉपर सबसेट के। देयरफॉर सेट ऑफ इंटीजर इज एन इनफाइनाइट सेट। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने सेट्स को जब करेक्टराइज कर लिया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स में, तो उसके बाद हमने सेट्स को क्लासिफाई किया फर्दर डिन्यूमरेबल सेट्स और नॉन डिन्यूमरेबल में। ये इनफैक्ट इनफाइनाइट सेट्स की क्लासिफिकेशन है कि अगर कोई भी सेट डी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो जाता है तो ये सेट डी डिन्यूमरेबल कहलाएगा। जैसे अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट है। सो सेट ऑफ इंटीजर इज डिन्यूमरेबल। इसी तरह आपको मैंने बताया था कि सेट ऑफ होल नंबर सेट ऑफ रैशनल नंबर ये भी डिन्यूमरेबल सेट्स हैं। अब डिन्यूमरेबल सेट के बाद हमने काउंटेबल सेट्स को डिफाइन किया था कि कोई भी सेट काउंटेबल होता है इफ आइदर वो फाइनाइट हो या फिर डिन्यूमरेबल हो। तो हर वो सेट जो फाइनाइट हो या डिन्यूमरेबल हो वो इन जनरल काउंटेबल सेट कहलाता है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिन्यूमरेबल है तो ये काउंटेबल है। सेट ऑफ इंटीजर डिन्यूमरेबल है, काउंटेबल है। सेट ऑफ होल नंबर सेट ऑफ रैशनल नंबर ये सारे काउंटेबल सेट्स हैं। तो काउंटेबल सेट्स के बाद हमने अनकाउंटेबल सेट डिफाइन किए थे कि ऐसा सेट जो काउंटेबल नहीं होगा उसे अनकाउंटेबल कहेंगे। अब अनकाउंटेबल की एग्जांपल्स आपके पास थी कि ऑल इंटरवल्स, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये सारे अनकाउंटेबल सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल इंटरवल 2, 3 देखें तो ये भी एक अनकाउंटेबल है क्योंकि हमने इसको शो किया था कि ये इक्विवेलेंट है 0, 1 के और 0, 1 एक अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल सेट के इक्विवेलेंट जो भी सेट होगा वो अनकाउंटेबल, और इसी तरह काउंटेबल सेट के इक्विवेलेंट कोई भी सेट है तो वो काउंटेबल होगा। देन हमने साइज ऑफ ए सेट पे बात की थी कि किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है दैट इज साइज ऑफ सेट, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं इन एब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी। सो लेट ए बी एनी सेट एंड लेट अल्फा denotes the family of sets which are equivalent to A. Then alpha is called cardinal number of A and it is denoted by cardinality of A is equal to alpha. For example 0 set, 1 set, से BC सेट, ये एक ऐसे सेट्स हैं कि इसका कार्डिनल नंबर फर्स्ट सेट का से A इसका 0 है, B सेट इसको मैं कहूं तो इसका कार्डिनल नंबर 1 है, C सेट ये कह लें तो C सेट का कार्डिनल नंबर 2 है। तो इनफैक्ट
कोई भी फाइनाइट सेट हो तो उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाएगी। अब इनफाइनाइट सेट्स जो थे वो, क्योंकि इनफाइनाइट सेट्स को हमने टू वे में करेक्टराइज कर लिया है, डिन्यूमरेबल और नॉन डिन्यूमरेबल। अब डिन्यूमरेबल जितने भी हैं उन सब की कार्डिनैलिटी को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉन डिन्यूमरेबल जितने भी सेट्स हैं उनकी कार्डिनैलिटी को सी से डिनोट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये कार्डिनल नंबर आर जनरलाइज्ड नंबर, ये ऑर्डिनरी नंबर्स नहीं है, इसलिए इक्वालिटी ऑफ कार्डिनल्स ये होती है कि कार्डिनल अल्फा इज इक्वल टू कार्डिनल बीटा इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी, वेयर अल्फा इज द कार्डिनैलिटी ऑफ ए एंड बीटा इज द कार्डिनैलिटी ऑफ बी। अब अल्फा प्लस बीटा हमने कार्डिनैलिटी डिफाइन की थी ए यूनियन बी की, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट हमने कार्डिनैलिटी डिफाइन की थी ए क्रॉस बी सेट्स की। तो यहां पे हमने इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि कार्डिनल एडिशन कम्यूटेटिव है, कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है, कार्डिनल एडिशन एसोसिएटिव है, कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव है, एंड कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। तो ये सारी प्रॉपर्टी कार्डिनल नंबर्स की हमने इन डिटेल डिस्कस की थी। एक्सपोनेंट्स ऑफ कार्डिनल में हमने डिफाइन किया था कि किसी भी कार्डिनल नंबर्स की पावर कैसे ली जाती है। इनफैक्ट जैसे ऑर्डिनरी नंबर्स में आप 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 लेते हैं, तो अब हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि किसी कार्डिनल नंबर की पावर कोई कार्डिनल नंबर लिया जाए तो आंसर क्या आएगा। सो हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन BA in fact denotes the family of all functions f such that f from A to B is a function। तो इस सेट की कार्डिनैलिटी बनती है बीटा पावर अल्फा, वेयर बीटा जो है ये कार्डिनैलिटी ऑफ बी है एंड अल्फा इज द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए है। तो इस प्रॉपर्टी की बेस पे मैंने आपको बताया था कि अगर ए सेट में से 3 एलिमेंट्स हूं, बी सेट में 2 एलिमेंट्स हूं, तो ए से बी तक कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ये फाइंड किए थे हमने। कार्डिनैलिटी ऑफ बीटा दैट इज 2 पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए दैट इज अल्फा विच इज 3। सो टोटल बी टू ए टू बी जो है वो 8 फंक्शंस पॉसिबल है। अब एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल्स के बाद नेक्स्ट हमने स्टडी किया था कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। इनफैक्ट जिस तरह मैंने पहले बताया कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स को हमने करेक्टराइज कर लिया है, क्लासिफाई कर लिया है डिन्यूमरेबल और नॉन डिन्यूमरेबल में, तो इस वजह से जितने भी डिन्यूमरेबल सेट हैं उनकी कार्डिनैलिटी ए है, नॉन डिन्यूमरेबल सेट की कार्डिनैलिटी सी है। तो डेफिनेटली कोई भी इनफाइनाइट सेट लेंगे तो या तो उसकी कार्डिनैलिटी ए होगी या सी होगी, यानी इन बिटवीन ए एंड सी कोई कार्डिनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो कंटिन्यूम हाइपोथेसिस इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कार्डिनल बीटा सच दैट ए इज लेस देन बीटा, बीटा इज लेस देन सी। और यहां पे हमने एक रिमार्क देखा था कि अगर डेल्टा कोई भी इनफाइनाइट कार्डिनल लें तो डेल्टा प्लस डेल्टा डेल्टा के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट्स, सेट्स की क्लासिफिकेशन एज ए डिन्यूमरेबल नॉन डिन्यूमरेबल के बाद हमने सेट थ्योरी में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था ऑर्डर्ड सेट्स का। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड सेट्स में जब भी हम किसी भी सेट पे कोई ऑर्डर डिफाइन कर लें, कोई रिलेशन डिफाइन कर लें, तो वो एक ऑर्डर्ड सेट बन जाता है। अब ऑर्डर हम 2 तरह के डिफाइन करते हैं, एक पार्शियल ऑर्डर और एक टोटली ऑर्डर्ड। तो पार्शियल ऑर्डर ये था कि रिलेशन आर ऑन ए सेट एक्स इज सेड टू बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट इज relation is reflexive, antisymmetric, that is A is related to B and B is related to A implies A equal to B। ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी और ये रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे W में सेट ले लूं A B C D एंड E, और रिलेशन इज गिवन बाय और रिलेशन से मैं इस तरह डिफाइन कर लेता हूं A B C D E। तो क्लियरली ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, देन दिस रिलेशन इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो अब इस रिलेशन में C प्रीसीड कर रहा है B को, C प्रीसीड कर रहा है A को, तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। और जिस सेट पे ये रिलेशन डिफाइन कर लिया जाए उसको हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। अब ऑर्डर्ड सेट्स में जो नोटेशन हमने फॉलो की थी, मैंने कहा था कि अगर A रिलेटेड टू B हो तो हम लिखते हैं A प्रीसीड्स B। देन हमने टोटल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन किया था कि ऐसा रिलेशन जो पार्शियल ऑर्डर हो और फर्दर उसमें ये क्वालिटी हो कि एनी टू एलिमेंट्स आर कंपेयरेबल, दैट इज आइदर A प्रीसीड्स B और B प्रीसीड्स A हो, तो फिर इस रिलेशन को टोटल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। और जिस सेट पे ये रिलेशन डिफाइन करेंगे उसको टोटली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे। तो टोटली ऑर्डर्ड सेट्स में इंपॉर्टेंस ये थी कि इसमें एनी टू एलिमेंट्स आर कंपेयरेबल होते हैं। देन हमने फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट्स को डिफाइन किया था कि सपोज हमारे पास एक ऑर्डर्ड सेट ले लें और 20 का कोई सबसेट ले लें, तो ऑर्डर्ड सेट ए के किसी एलिमेंट स्मॉल ए को हम फर्स्ट एलिमेंट कहेंगे सेट ए का इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए प्रीसीड्स एक्स, यानी वो एलिमेंट जो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट को प्रीसीड करे वो फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह ऐसा एलिमेंट जो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट्स को डोमिनेट करे वो लास्ट एलिमेंट। और अगर हम M एक एलिमेंट लें जो ऐसा एलिमेंट है कि इफ x प्रीसीड्स M इंप्लाइज x इक्वल टू M, तो फिर M को हम मिनिमल एलिमेंट कहते हैं। और इसी तरह L अगर एक एलिमेंट लें A का सच दैट x डोमिनेट्स L इंप्लाइज x इक्वल टू L, तो फिर L को मैक्सिमल एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि ऑर्डर्ड सेट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट की एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं। इसी तरह अगर एक ऑर्डर्ड सेट्स में फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो वो ओनली मिनिमल एलिमेंट बनता है, अगर लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो वो ओनली मैक्सिमल एलिमेंट बनता है। तो इनफैक्ट मिनिमल या मैक्सिमल एलिमेंट्स की तादाद एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे आपने प्रीवियस रिलेशन में देखा कि अगर इसको हम लें तो इसमें D और E जो हैं दो मिनिमल एलिमेंट हैं, A और B दोनों मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ दिस सेट W है अंडर दिस ऑर्डर, और इस रिलेशन में कोई फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने सिमिलर सेट्स को डिफाइन किया था कि टू सेट्स A and B आर सेट टू बी सिमिलर सेट्स इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव मैपिंग F फ्रॉम A to B which satisfies the following property. For A dash belongs to A and A precedes A dash if and only if F of A precedes F of A dash. That is A और B अगर ordered set ले लें और इसमें A precede करे A dash को, तो इनके इमेजेस लें अंडर मैपिंग F, तो इमेजेस में अगर F of A भी F of A dash को प्रीसीड कर जाए फॉर ऑल A dash belongs to A, तो फिर दिस मैपिंग इज कॉल्ड सिमिलरिटी मैपिंग। और इस केस में हम कहते हैं कि अगर ये मैपिंग सिमिलरिटी मैपिंग है और बाइजेक्टिव भी है तो फिर इस केस में A सिमिलर टू B होता है। इनफैक्ट सिमिलरिटी मैपिंग जो होती है ये एक ऑर्डर प्रिजर्विंग मैपिंग है, दैट इज जो ऑर्डर डोमेन के एलिमेंट्स में है वही ऑर्डर रेंज के एलिमेंट में मेंटेन रहता है। दैट इज डोमेन में अगर A प्रीसीड कर रहा है A डैश को तो इमेजेस में भी A का इमेज प्रीसीड करेगा A डैश के इमेज को। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था
कि जब आप डोमेन के एलिमेंट्स का ऑर्डर देख रहे हैं तो ऑर्डर वो होगा जो ए सेट पे डिफाइंड है, जबकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए डैश में ऑर्डर वो होगा जो बी में डिफाइंड है। तो ये ऑर्डर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देन हमने ऑर्डर्ड सेट से रिलेटेड नेक्स्ट ऑर्डिनल नंबर्स डिफाइन किए थे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑर्डर्ड सेट लेता हूं और सपोज ये वो सारे हैं जो सिमिलर टू बी हैं, तो देन ऑर्डिनैलिटी ऑफ बी से अगर मैं इसको अल्फा कह लूं तो ऑर्डिनैलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू अल्फा। In fact, alpha is the family of all those ordered sets which are similar to B. तो इस केस में ordinality of B set is called alpha. Dear students, यहाँ तक तो हमने सेट थ्योरी को रिवाइज किया। सेट थ्योरी में देखें तो मेनली हमने दो टॉपिक स्टडी किए हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट्स और उसके बाद ऑर्डर्ड सेट्स। देन एट द एंड मैंने आपको एक्सियम ऑफ चॉइस, जर्मीलोस पोस्टुलेट और देन शो किया था कि एक्सियम ऑफ चॉइस और जर्मीलोस पोस्टुलेट इक्विवेलेंट है। इनफैक्ट एक्सियम ऑफ चॉइस की स्टेटमेंट क्या थी कि देयर एग्जिस्ट ए चॉइस फंक्शन फॉर एवरी नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, और जर्मीलोस पोस्टुलेट ये था कि अगर हम एक नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ ए सेट एक्स ले लें, सो देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ यूनियन विच कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच क्लास। अब ये एक्सियम ऑफ चॉइस और जर्मीलोस पोस्टुलेट की इंपॉर्टेंस भी आपने मेयर थ्योरी में देखी कि जहां पे हमने नॉन मेयरेबल सेट्स को डिस्कस किया था, वहां पे हमने इक्विवेलेंस रिलेशन लगाने के बाद एक्सियम ऑफ चॉइस और जर्मीलोस पोस्टुलेट के थ्रू नॉन मेयरेबल सेट कंस्ट्रक्ट किया था। तो सेट थ्योरी के बाद इस कोर्स के दूसरे सेक्शन में हमने स्टार्ट की थी मेयर थ्योरी। मेयर थ्योरी में हमने सबसे पहले रिंग ऑफ सेट्स को डिफाइन किया था। रिंग ऑफ सेट्स और बुलियन रिंग्स जो है, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, देन आर इज सेड टू बी रिंग ऑफ सेट्स अगर ये टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये कलेक्शन अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूनियन क्लोज्ड हो, दैट इज ए बी बिलोंगिंग टू आर ले तो ए यूनियन बी भी बिलोंग करे आर से। और सेकंड प्रॉपर्टी अंडर द डिफरेंस ऑपरेशन ये कलेक्शन क्लोज्ड हो, दैट इज ए बी बिलोंगिंग टू आर ले तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर हो। रिंग ऑफ सेट्स के बाद हमने सिग्मा रिंग डिफाइन किया था कि सिग्मा रिंग में ये होता है कि आप रिंग में से एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स लें तो उनकी इनफाइनाइट यूनियन भी उसी अगर रिंग से बिलोंग कर जाए तो उस रिंग को सिग्मा रिंग कहते हैं। क्लियरली एवरी सिग्मा रिंग इज ए रिंग। रिंग ऑफ सेट्स के बाद इस डेफिनेशन को हमने मॉडिफाई किया था और अलजेब्रा ऑफ सेट्स डिफाइन किया था। इनफैक्ट अलजेब्रा ऑफ सेट्स में हमने जो रिंग ऑफ सेट्स की सेकंड प्रॉपर्टी थी उसको एक स्ट्रॉन्गर कंडीशन से रिप्लेस किया था, यानी डिफरेंस की जगह कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन इंट्रोड्यूस किया था। सो अलजेब्रा ऑफ सेट्स की डेफिनेशन ये थी कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ए बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, देन ए इज सेड टू बी अलजेब्रा ऑन एक्स इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी बिलोंग्स टू ए, एंड सेकंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू ए। डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स की डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी। इनफैक्ट टू इम्पॉर्टेंट अलजेब्राज और सिग्मा अलजेब्राज जो मैंने डिस्कस किए थे वो एक तो ये कलेक्शंस थी कि एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ ले लें और एक पावर सेट। तो ये इन द सेंस कि ये स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा है, वीकेस्ट सिग्मा अलजेब्रा है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा अलजेब्रा बना था हमारे पास। अब अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में जो फर्दर पॉइंट्स थे वो ये थे कि यूनियन ऑफ टू सिग्मा अलजेब्राज नीड नॉट बी ए सिग्मा अलजेब्रा, बट जो इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सिग्मा अलजेब्राज इज अगेन ए सिग्मा अलजेब्रा। देन हमने स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा कंस्ट्रक्ट किया था कंटेनिंग एनी फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। तो वो आपने देखा था कि जी मैंने एक फैमिली ले ली थी और तमाम वो
सिग्मा अलजबराज कलेक्ट कर लिए थे जो जी को कंटेन कर रहे थे। तो हमने देखा था कि उनकी इंटरसेक्शन से जो सिग्मा अलजबरा जनरेट होता है वो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा होता है, इन द सेंस कि वो जी को कंटेन कर रहा होता है। अब जब हमने सिग्मा अलजबराज डिफाइन कर लिए थे तो उसके बाद हमने इन सिग्मा अलजबराज पे फंक्शन स्टडी किए थे। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो ये थी कि अगर ए हम एक सिग्मा अलजबरा ले लें और म्यू एक रियल वैल्यूड फंक्शन ले लें ऑन ए, दैट इज म्यू इज ए फंक्शन फ्रॉम अलजबरा टू रियल लाइन। तो हमने कहा था कि ये फंक्शन म्यू जो है ये फाइनाइटली सब एडिटिव होता है। अगर एक सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस ए आई लें तो यूनियन पे म्यू अप्लाई करें तो आंसर लेस आर इक्वल आए समेशन से। और ये फंक्शन म्यू काउंटेबली सब एडिटिव होता है अगर आप एक काउंटेबल सीक्वेंस लें इन अलजेब्रा और यूनियन ऑफ म्यू ऑफ यूनियन लेस आर इक्वल टू दिस समेशन हो। अब अगर हम इस सीक्वेंस में सेट्स पेयर वाइज डिसजॉइंट ले लें तो इस केस में म्यू ऑफ यूनियन एग्जैक्टली इक्वल टू, अगर समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n म्यू ऑफ ए आई आई, तो फिर म्यू को हम फाइनाइटली एडिटिव कहते हैं। और अगर यही प्रॉपर्टी एक काउंटेबल सीक्वेंस के लिए होल्ड करे तो फिर म्यू को हम काउंटेबली एडिटिव कहते हैं। अब फाइनाइटली एडिटिव और काउंटेबली एडिटिव में सेट्स का डिसजॉइंट होना जरूरी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लियरली एवरी काउंटेबली सब एडिटिव इज फाइनाइटली सब एडिटिव एंड एवरी काउंटेबली एडिटिव इज फाइनाइटली एडिटिव। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी थी ऐसे फंक्शंस की जो फाइनाइटली एडिटिव तो हैं बट काउंटेबली एडिटिव नहीं है। इसी तरह फाइनाइटली सब एडिटिव है, काउंटेबली सब एडिटिव नहीं है। देन मैंने एक एग्जांपल दी थी जिसमें मैंने शो किया था कि काउंटेबली एडिटिव और काउंटेबली सब एडिटिव में कोई रिलेशन नहीं है। डियर स्टूडेंट, म्यू फंक्शन को हम मोनोटोन कहते हैं अगर ए बी सेट लें फ्रॉम अलजेब्रा ए सच दैट ए सबसेट ऑफ बी हो तो इंप्लाइज म्यू ऑफ ए लेस आर इक्वल टू म्यू ऑफ बी। इसके बाद हमने मेयर को डिफाइन किया था कि म्यू फंक्शन defined on algebra sigma algebra A is called a measure if mu of phi is 0 for all A belonging to A mu of A is greater than or equal to 0 and mu is countably additive। तो अगर म्यू फंक्शन एक सिग्मा अलजेब्रा पे डिफाइंड हो जो रियल वैल्यूड फंक्शन था इनफैक्ट और इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो फिर हम म्यू को मेयर कहते हैं। और ये जो ट्रिपलेट होता है एक्स से म्यू इसको मेयर स्पेस कहते हैं। इसके बाद हमने आउटर मेयर डिफाइन की थी कि आउटर मेयर म्यू स्टेरिक इज ए सेट फंक्शन फ्रॉम 2 power x to 0 infinity। दिस फंक्शन म्यू स्टेरिक इज कॉल्ड आउटर मेयर इफ इट सेटिस्फाइज 3 प्रॉपर्टीज। म्यू स्टेरिक ऑफ एम्प्टी सेट इज 0, म्यू स्टेरिक इज मोनोटोन एंड म्यू स्टेरिक इज काउंटेबली सब एडिटिव। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेयर जो हमने डिस्कस की थी वो काउंटिंग मेयर थी जो एक इंपॉर्टेंट मेयर थी और इसके अलावा कुछ फर्दर एग्जांपल्स देखी थी। डियर स्टूडेंट्स, आउटर मेयर में से हमने एक इंपॉर्टेंट आउटर मेयर जो इन डिटेल स्टडी की वो थी लेबेग आउटर मेयर। लेबेग आउटर मेयर इज ए सेट फंक्शन फ्रॉम 2 power r to say 0 infinity defined by m steric of A is the infimum of summation n length of in such that A is subset of union n in, where union is taken over a countable sequence। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेबेग आउटर मेयर की प्रॉपर्टीज में ऑलमोस्ट हर लेक्चर में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिकॉल करवाता रहा हूँ कि जब भी किसी सेट की लेबेग आउटर मेयर आपने फाइंड करनी है तो सबसे पहले उस सेट का एक काउंटेबल ओपन कवर फाइंड करेंगे। उस ओपन कवर में जितने इंटरवल्स इन्वॉल्व हुए उनकी लेंथ्स का सम फाइंड करें और इसी तरह
ओपन कवर चेंज करके जितने भी पॉसिबल ओपन कवर बनते हैं सबकी लेंथ का सम फाइंड करके उस सेट का इन्फिमम फाइंड करें, वो लेबेग आउटर मैयर ऑफ ए होगी। इसमें हमने देखा था कि लेबेग आउटर मैयर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ। देन हमने इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी कि एम स्टैरिक ऑफ ए काउंटेबल सेट ये 0 के इक्वल होती है, एम स्टैरिक मोनोटोन है और एम स्टैरिक काउंटेबली सब एडिटिव है। अब क्योंकि एम स्टैरिक आउटर मैयर की ऑल कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, यानी एम्प्टी सेट की मैयर 0 है, म्यू स्टैरिक मोनोटोन भी है, काउंटेबली सब एडिटिव भी है, इसलिए एम स्टैरिक को हम एक आउटर मैयर कह सकते हैं। तो ये आउटर मैयर कहलाती है लेबेग आउटर मैयर। देन हमने लेबेग आउटर मैयर की कुछ प्रॉपर्टीज फर्दर देखी थी और इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो थी मैयरेबल सेट। A set E contained in R is said to be measurable if for each A subset of R, Lebesgue outer measure of A is equal to Lebesgue outer measure of A intersection E plus Lebesgue outer measure of A intersection E complement। अब लेबेग आउटर मैयर की प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने ये मैयरेबल सेट्स डिफाइन कर लिए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए थे वो ये थे कि E इज मैयरेबल इफ एंड ओनली इफ E कॉम्प्लीमेंट इज मैयरेबल, यानी मैयरेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट मैयरेबल। दूसरा पॉइंट था Phi and R are measurable। थर्ड पॉइंट था countable union and intersection of measurable sets is measurable। फोर्थ पॉइंट था any open or closed set is measurable। फिफ्थ पॉइंट था G delta and F sigma sets are measurable। सिक्स पॉइंट था कि इफ लेबेग आउटर मैयर ऑफ E इज इक्वल टू 0 देन E इज मैयरेबल। नेक्स्ट हमने देखा कि इफ लेबेग आउटर मैयर ऑफ F सिमेट्रिक डिफरेंस G इज इक्वल टू 0 एंड F इज मैयरेबल then G is measurable। तो इस स्टेज पे मैंने आपको बताया था कि हम ऑलमोस्ट जिस भी टाइप का सेट ले रहे हैं वो एक मेजरेबल सेट आ रहा है। तो क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि क्या कोई ऐसा सेट है जो मेजरेबल नहीं है। तो उसके लिए हमने नॉन मेजरेबल सेट्स का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था कि A01 इंटरवल लेकर इस पे हमने एक अब्स्ट्रैक्ट समेशन डिफाइन किया था सम मॉडुलो 1, जिसकी डेफिनेशन थी दिस इज ऑर्डिनरी सम ऑफ x प्लस वाई इफ x प्लस वाई इज लेस देन 1 एंड दिस इज x प्लस वाई माइनस 1 इफ x प्लस वाई का ऑर्डिनरी सम ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो। तो इस सम मॉडुलो 1 से हमने ट्रांसलेट मॉडुलो ऑफ ए सेट डिफाइन किया था वेयर E इज सबसेट ऑफ A विच इज 0 1 और इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। देन हमने इसी से एक नॉन मेजरेबल सेट कंस्ट्रक्ट कर लिया था जिसका एक पर्टिकुलर पैटर्न था कि वो कैसे
हमने कंस्ट्रक्ट किया था। डियर स्टूडेंट, नॉन मेजरेबल सेट्स के साथ साथ हमने कैंटर सेट की कंस्ट्रक्शन देखी थी। अब कैंटर सेट का इंपॉर्टेंस क्या थी कि कैंटर सेट की इंपॉर्टेंस ये थी कि हमने देखा कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए काउंटेबल सेट 0 के इक्वल थी। तो हम इस चीज में इंटरेस्टेड थे कि क्या कोई ऐसा अनकाउंटेबल सेट एग्जिस्ट करता है जिसकी लेबेग आउटर मेजर 0 हो। तो कैंटर सेट एक ऐसा सेट था जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल बट लेबेग आउटर मेजर ऑफ सी 0 के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हमने सेटल किया था इस प्रॉब्लम में, जहां पे हमने कैंटर सेट डिफाइन किया था। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने लेबेग मेजर देखी थी। लेबेग मेजर इनफैक्ट लेबेग आउटर मेजर ही होती है ऑफ ए सेट ई प्रोवाइडेड दैट इज मेजरेबल। तो इसलिए इसकी सारी प्रॉपर्टीज लेबेग आउटर मेजर से फॉलो हुई थी। बट पहले ये इंश्योर कर लें कि जिस सेट में आपने एम ऑफ ई लिखना है वहां पे ये ई मस्ट मेजरेबल होना चाहिए। सो इसी आइडिया को ध्यान में रख के हमने इसके सारे प्रूफ्स देखे थे। इस कोर्स के लास्ट चैप्टर में हमने मेजरेबल फंक्शंस स्टडी किए थे। अ फंक्शन f from some set d to r extended is measurable or Lebesgue measurable if for each alpha belonging to r x belongs to d such that f of x greater than alpha is measurable. Further dear students, measurable functions की प्रॉपर्टीज की रिवीजन मैंने 31 लेक्चर में इन डिटेल करवा दी थी। आई होप कि आपने इस कोर्स को एंजॉय किया होगा। फर्दर कोई भी कमेंट, कोई सजेशन देनी हो तो आप जरूर मेरे ईमेल आईडी पे सेंड कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।